अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है काउंट कंट्रोल्ड डू लूप। इस टाइप की डू लूप को हम कब यूज़ करते हैं, जब हम कोई भी स्टेटमेंट्स की रिपीटिशन करा रहे हैं और हमें पता चल जाए कि हमें कितनी बार लूप को बारी बारी एग्जीक्यूट करवाना है। मीन्स जैसे हमें 5 बार करवाना है या 6 बार करवाना है या 7 बार करवाना है, जब हमें पता चल जाए कि कितनी बार हमें करवाना है तो हम काउंट कंट्रोल्ड डू लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या है? डू काउंट, ये हमारा एक लूप वेरिएबल है। तो लूप वेरिएबल की हेल्प से ही हमारी लूप चलती है, कितनी बार चलेगी वो भी आपको पता चलेगा। इनिशियल वैल्यू का मतलब होता है जहाँ से स्टार्ट होगा लूप वेरिएबल, स्टार्टिंग वैल्यू उसकी। ठीक है, फाइनल वैल्यू कहाँ तक उसकी वैल्यू जाएगी लूप वेरिएबल की। इंक्रीमेंट हर लूपिंग में, मीन्स कि जैसे एक बार स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो जब भी दोबारा वो रिपीट होगी स्टेटमेंट्स, तो वो उस वेरिएबल की कितनी इंक्रीमेंट होगी, उस वेरिएबल में कितना इंक्रीमेंट होगा, तो वो ये इंक्रीमेंट शो करता है। ये हमारी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो डू और एंड डू के बीच में हैं, वो एग्जीक्यूट होंगी उतने ही टाइम्स जितने टाइम ये लूप चलेगी। ठीक है, अब कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इंक्रीमेंट शो करना है। अगर आपका इंक्रीमेंट 1 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपल फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स एंड डू। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका इंक्रीमेंट 1 एज्यूम कर लेता है। अगर आपका इंक्रीमेंट 2 है, 3 है, 4 है या कुछ भी है अदर देन 1, तो आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा कि आप कितने की इंक्रीमेंट करवाना चाहते हो लूप वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं कि लूप वेरिएबल किस टाइप का होना चाहिए, ये इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट किस टाइप के होने चाहिए, किस टाइप का मतलब उनका डाटा टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ ये जो है काउंट इंटीजर वेरिएबल होगा, वेरिएबल ना कि कांस्टेंट। ठीक है, अभी जो इनिशियल वैल्यू है, फाइनल वैल्यू है, इंक्रीमेंट है, इनके ऊपर छूट है कि ये इंटीजर वेरिएबल नेम हो सकते हैं, इंटीजर वैल्यू भी हो सकते हैं, इंटीजर एक्सप्रेशन भी हो सकते हैं। ध्यान दो, सिर्फ इंटीजर, कोई रियल नहीं होना चाहिए, सब कुछ इंटीजर होना चाहिए। जैसे ही आप रियल डालोगे ना तो वो एरर शो कर देगा। और जब हम इंटीजर वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू या इंक्रीमेंट में, तो वो वेरिएबल्स पहले ही डू लूप को यूज़ करने से पहले ही डिफ़ाइन होनी चाहिए। ध्यान रखो, मैंने यहाँ डिफ़ाइन बोला है, डिक्लेरेशन नहीं बोला कि वेरिएबल्स डिक्लेयर होने चाहिए। वेरिएबल्स तो ऑलरेडी डिक्लेयर होते हैं, क्योंकि अगर हम कोई भी वेरिएबल्स यूज़ करते हैं प्रोग्राम में तो स्टार्टिंग में डिक्लेयर होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो फोर्ट्रान 77 के अकॉर्डिंग वो अपने आप एज्यूम कर लेगा कि वो इंटीजर है या रियल है। ठीक है, तो डिक्लेयर करना तो भूलना ही मत। और अगर यहाँ पर वेरिएबल्स यूज़ करें तो वो डिफ़ाइन होने चाहिए। डिफ़ाइन मतलब उनके मेमोरी बॉक्स में कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, वो भी इंटीजर होनी चाहिए। रियल होगी तो ये एरर शो कर देगा जब आप इसको कंपाइल करोगे। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स हैं। अगर हमें फाइंड आउट करना है कि हमारी आइट्रेशंस, मीन्स नंबर ऑफ आइट्रेशन या नंबर ऑफ रिपीटिशन, जो भी स्टेटमेंट्स है ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट जो डू और एंड डू के अंदर है, कितनी बार चलेंगी, तो उसका एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ आइट्रेशन फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट। मीन्स 1 का इंक्रीमेंट होगा तो 1 आ जाएगा, फिर पूरी वैल्यू को हम डिवाइड कर देंगे इंक्रीमेंट से। ठीक है, और ये डिवीज़न भी हमारी क्या होगी, इंटीजर डिवीज़न होगी। क्यों होगी? क्योंकि फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, इंक्रीमेंट तीनों ही हमारे इंटीजर हैं। तो एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो तो ये इंटीजर ही आना है। फिर डिवीज़न, इंक्रीमेंट भी हमारा इंटीजर, तो दोनों इंटीजर, तो हमारे पास क्या आएगी, एक इंटीजर वैल्यू। इसका मतलब नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी हमारे क्या होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, कभी सुना है 2.5 टाइम्स लूप चलेगी या 3.5 टाइम्स, ऐसे ही चलता है ना, 2 बार रिपीट कर दो या 3 बार रिपीट कर दो, इस तरीके से। ठीक है, तो इसका एक फ्लो चार्ट आपकी बुक में गिवन है, तो वो समझा देते हो। सबसे पहले तो जब भी आप ये लूप लिखोगे,
ये वाली लूप मतलब कि डू लूप आप लिखोगे तो सबसे पहले तो वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस कैलकुलेट करेगा कि कितनी आइट्रेशंस है। जब तक उसे आइट्रेशन नहीं पता चलेंगी तब तक वो कैसे रिपीट करेगा। तो पहले स्टार्टिंग में आपकी बुक में ऐसे कुछ बना रखा है, मैं यहाँ थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बना रही हूँ, आपको एग्ज़ाम में टेढ़ा मेढ़ा नहीं बनाना है, एग्जैक्ट बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ आइट्रेशंस, ठीक है, जो भी हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करी है। अब नंबर ऑफ आइट्रेशंस भी हमारी पॉजिटिव होनी ज़रूरी है, मीन्स ज़ीरो होंगी तो लूप चल लेने वाली, ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, नेगेटिव हो नहीं सकती। कभी सुना है -5 टाइम्स लूप चली हो या -2 टाइम्स लूप चली हो, ठीक है। तो अब यहाँ कंडीशन हम लगा रहे हैं नंबर ऑफ आइट्रेशन हमारी ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो डू लूप से बाहर, इट मीन्स जो एंड डू है, एंड डू के बाद जो स्टेटमेंट्स हमारी एग्जीक्यूट होंगी वह उस स्टेटमेंट पे कंट्रोल पहुंच जाएगा। अब हमारी येस है, मान लो कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस ग्रेटर देन 0 है, तो काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू असाइन हो जाएगी, यहाँ पर काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू असाइन हो जाएगी। फिर उसके बाद जो स्टेटमेंट्स हैं, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, वो एग्जीक्यूट होंगी। एग्जीक्यूट होने के बाद काउंट में इंक्रीमेंट होगा, जितना जितना आपने इंक्रीमेंट शो कर रखा है 1 का, 2 का, 3 का, उस हिसाब से काउंट के अंदर इंक्रीमेंट होके काउंट के अंदर ही इनिशियलाइज हो जाएगा। मीन्स ऐसे काउंट इक्वल टू काउंट प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। जैसे ही वो इनिशियलाइज हो जाएगा काउंट के अंदर, फिर वो नंबर ऑफ आइट्रेशंस एक बार तो चल चुकी, तो इसका मतलब एक कम होनी चाहिए आइट्रेशन, तो नंबर ऑफ आइट्रेशन क्या हो जाएगी, एक कम हो जाएगी, -1 हो जाएगी नंबर ऑफ आइट्रेशन में, ठीक है। फिर वो दोबारा से चेक करेगा कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस अब ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। अगर ग्रेटर देन 0 नहीं होगी तो वो डू लूप से बाहर, मीन्स एंड डू के बाद जो स्टेटमेंट होगी वहाँ कंट्रोल पहुँच जाएगा। अगर नंबर ऑफ आइट्रेशंस दोबारा से ग्रेटर देन 0 आ जाते हैं तो वो फिर स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होने के बाद नंबर ऑफ आइट्रेशंस दोबारा निकाली जाएंगी, मीन्स जितनी थी उसमें से एक कम कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद दोबारा चेक होगा कि नंबर ऑफ आइट्रेशंस ग्रेटर देन 0 है या नहीं, नहीं होंगी तो स्टेटमेंट्स नहीं एग्जीक्यूट होंगी, एंड डू के बाद वाली स्टेटमेंट्स पे कंट्रोल पहुंच जाएगा, अदरवाइज दोबारा से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं, प्रोग्राम करने से पहले कुछ एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे हमने डू लूप यूज़ करी i इक्वल टू 1 से 10, अब यहाँ पर इनिशियल वैल्यू तो 1 है, फाइनल वैल्यू 10 है, और इंक्रीमेंट आपको शो नहीं कर रखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट इंक्रीमेंट 1 हो गया। तो अब नंबर ऑफ आइट्रेशंस निकालनी है, तो क्या होगा, 10 - 1 9, 9 बाय 9 + 1, इंक्रीमेंट ऐड होता है ना, तो 10, 10 बाय इंक्रीमेंट 10, मीन्स 10 बाय 1 हो गया ना, तो 10 आ गया नंबर ऑफ आइट्रेशन। ये आपके एग्जाम्पल्स कुछ बुक में दे रखे हैं, वही मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है i 2 से 12 और 13, ठीक है। तो हमारे यहाँ इनिशियल वैल्यू 2 है और फाइनल वैल्यू में बुक में थोड़ी सी मिस्टेक कर रखी है, 11 लिख रखा है, तो वहाँ आप 12 लिख लेना, ठीक है। इंक्रीमेंट 3 हो गया, तो नंबर ऑफ आइट्रेशंस क्या हो जाएंगी, 4। कैसे, 12 - 2 10, 10 में 3 ऐड होगा तो 13, 13 बाई 3 करेंगे तो 4 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, लेकिन इंटीजर डिवीजन होते तो फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो जाता है, सिर्फ 4 आएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल है डू i इक्वल टू 1 से -5, कोई इंक्रीमेंट नहीं दे रखा, तो बाय डिफ़ॉल्ट 1, तो -5 -1 -6, इंक्रीमेंट ऐड करेंगे तो -5, ठीक है, और डिवाइड करेंगे इंक्रीमेंट से, नंबर ऑफ आइट्रेशन तो -5 होती है, लेकिन आइट्रेशन तो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसीलिए बुक में 0 शो कर रखे कि कोई आइट्रेशन नहीं है। आइट्रेशन का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन, कितनी बार रिपीट होगी। अब -5 वैल्यू आई आइट्रेशन की, लेकिन आइट्रेशन तो पॉसिबल है ही नहीं नेगेटिव में, ठीक है, तो इसीलिए नंबर ऑफ आइट्रेशंस की वैल्यू यहाँ पर 0 दे रखी है। तो नेक्स्ट
एग्जाम्पल है डू आई इक्वल टू -2 -11 -2, इनिशियल वैल्यू -2, फाइनल वैल्यू -11। अब यहाँ पर 1 के अलावा हमें कोई और इंक्रीमेंट करना है -2 का, मीन्स डिक्रीमेंट हो रहा है, अब यहाँ इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो -2 है। अब -11 माइनस ऑफ -2 मीन्स -11 प्लस 2 मीन्स माइनस का 9 प्लस इंक्रीमेंट, यहाँ पर वैसे ये डिक्रीमेंट है लेकिन हम इंक्रीमेंट लेके चल रहे हैं -2 का, या फिर ऐसे बोल सकते हो डिक्रीमेंट है हमारा 2 का। तो ऐड करेंगे अपॉन में -2, तो यहाँ -11 अपॉन -2 करेंगे तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया ना, तो 5 पॉइंट समथिंग कुछ आने वाला है, तो फ्रैक्शनल पार्ट रिमूव हो जाएगा क्योंकि ये इंटीजर डिवीजन है, तो 5 आएगा सिर्फ, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल है हमारे पास डू आई इक्वल टू -10 से 2, तो -10 हमारी इनिशियल वैल्यू, 2 हमारी फाइनल वैल्यू, तो 2 + 10, प्लस क्यों हुआ क्योंकि 2 माइनस ऑफ 10 हुआ, 12 हो गया, प्लस इंक्रीमेंट हमारा कितना है 1 है क्योंकि यहाँ कुछ शो नहीं हुआ, तो टोटल करने के बाद मीन्स ये 13 हो गया, 13/1 इंक्रीमेंट था ना नीचे, डिवाइड के बाद इंक्रीमेंट होता, तो 13/1 कितना हो गया 13। अब कुछ हम वैलिड डू स्टेटमेंट्स करते हैं और कुछ इनवैलिड डू स्टेटमेंट्स के एग्जांपल करते हैं। तो वैलिड डू स्टेटमेंट्स के एग्जांपल आप ले सकते हो, डू j इक्वल टू k m + p n, डू j इक्वल टू 1 p + n 3। अब आप ये स्टेटमेंट देख रहे हो, ये स्टेटमेंट वैलिड कब होगी, जब j हमारा इंटीजर वेरिएबल होगा, k m p n ये इंटीजर होने के साथ साथ पहले ही डिफाइन हो चुके होंगे, तो ये वैलिड होगी, अदरवाइज ये भी इनवैलिड होगी। तो जब आप ये वैलिड लिखोगे एक्सप्रेशन और डिफाइन करोगे, बोलोगे कि ये हमारा वैलिड एक्सप्रेशन है, स्टेटमेंट है, तो आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि जे हमारा इंटीजर वेरिएबल है और ये सभी भी इंटीजर वेरिएबल्स ही हैं और ये ऑलरेडी डिफाइन है, ठीक है, अदरवाइज ये इनवैलिड में काउंट होगी। ऐसे इसमें यहाँ पर इनिशियल वैल्यू तो हमने बता दी 1 है, लेकिन p n और j तो वेरिएबल्स है ना, उनका तो हमें कुछ नहीं पता, तो आप ये स्टेटमेंट लिखोगे तो पहले बताना पड़ेगा कि j p n क्या है, p और n ऑलरेडी डिफाइन है, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट वैलिड है, अदरवाइज ये भी इनवैलिड ही होगी। अगर आप सीधा ऐसे लिखाओगे तो गलत माना जाएगा, क्या आपने बताया ही नहीं कि वेरिएबल्स डिफाइन है नहीं है, कौन से वेरिएबल्स का डाटा टाइप क्या है, ठीक है। तो आप कोई भी एग्जाम्पल लिखते हो या आप डिक्लेरेशन भी करते हो या फिर कुछ आगे स्टेटमेंट्स लिखते हो, तो आप बता दिया करो कि ये वेरिएबल्स किस टाइप के डाटा टाइप स्टोर करेंगे, ठीक है। तो अब कुछ इनवैलिड देखते थे, जैसे अब यहाँ पर इंटीजर में हमें ले रखा है i j k m, यहाँ इन्होंने डिफाइन कर रखा है, तो आपको वैलिड वाले में भी डिफाइन करना है, आपकी बुक में डिफाइन नहीं कर रखा कि ये इंटीजर है या वेरिएबल, इंटीजर है या फिर रियल है, लेकिन आपको एग्जाम्स में लिखने से पहले अगर आप डिफाइन कर दोगे, मीन्स वेरिएबल्स जो है उनको तो डिक्लेयर करोगे, साथ में बता दोगे कि जो एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं वो ऑलरेडी डिफाइन है, तो ये करेक्ट होगा। अदरवाइज कुछ एग्जामिनर्स इसे रॉन्ग सपोज कर लेते हैं और वो नंबर काट लेते हैं। फिर रियल, ये डबल कोलन है, ठीक है, PQR। अब हमने एग्जाम्पल लिया डू i इक्वल टू 5.10 का, तो ये करेक्ट नहीं है बिकॉज i हमारा इंटीजर है, उसमें हम यहाँ इनिशियल वैल्यू 5.10 ले रहे हैं, लेकिन इनिशियल वैल्यू हमें क्या लेनी चाहिए इंटीजर, तो ये इनकरेक्ट है। तो आप ब्रैकेट में इसका जो भी रीज़न है कि ये इनकरेक्ट क्यों है तो वो बता देना। बुक में तो सिर्फ डॉट लिखा हुआ है और फिर लिखा हुआ है इनकरेक्ट, लेकिन आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि ये इनकरेक्ट क्यों है, बिकॉज 5.10 इज़ अ रियल और रियल हमारे अलाउड नहीं है, इनिशियल वैल्यू हमारी इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है।
तो नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने ये लिख दिया j इक्वल टू, और हमने आगे कुछ लिखा नहीं, तो भी ये इनवैलिड है क्योंकि हमारे पैरामीटर्स मिसिंग हैं। इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट कुछ भी नहीं बता रखा, तो ये भी इनवैलिड है। दूसरा एग्जांपल है p इक्वल टू क्यू कोमा आर। अब देखो p क्यू आर सभी रियल है और हमने सारे रियल्स यूज़ कर रखे हैं, जो कि गलत है क्योंकि सारे जितने भी हम यहाँ वेरिएबल्स लेते हैं, अगर हमारी इनिशियल वैल्यू, फाइनल वैल्यू, इंक्रीमेंट में अगर वेरिएबल्स हैं तो वो हमारे इंटीजर होना कंपलसरी हैं, ये रूल है। ठीक है, तो आप गलती से भी गलती मत करना, अदरवाइज एरर शो हो जाएगा। जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तब तो आपके पास कंपाइलर नहीं होता ना कि आप रन करा के देख लो, और इतना टाइम भी नहीं मिलता है। अदरवाइज एक प्रोग्राम आप 3 घंटों में करो, अगर इस हिसाब से अगर आपको कंपाइलर दे दिया जाए कि प्रोग्राम लिखो फिर रन कराओ, फिर कोई एरर्स होंगे तो मिस्टेक देखो। तो इसीलिए आपको इन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना है और यूज़ करते हुए भी ध्यान रखना। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं प्रोग्राम्स। तो फर्स्ट प्रोग्राम हमारा क्या है कि हमें सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। आप कहोगे ये प्रोग्राम तो हमने पहले भी कर रखा है, लेकिन उसमें क्या होता है कि हमें बारी बारी वैल्यूज़ इनपुट करानी पड़ती हैं। सेल्सियस हमने इनपुट कराया, फिर वो फ़ारेनहाइट में चेंज करेगा, फिर हमने कोई और इनपुट कराया, फिर वो फ़ारेनहाइट में चेंज करेगा। अगर हमें ऐसे सीरीज़ वाइज दे रखा हो, जैसे -100 से लेके हमें 100 के बीच में जो वैल्यूज़ होते हैं, इंटीजर वैल्यूज़, उनको हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। मीन्स -100, -99, -98, इस टाइप की अगर हमारे पास वैल्यूज़ है, या कोई और सीक्वेंस है 1 से लेके 100 तक करना है या 2 से लेके 200 तक करना है, तो हम कैसे करेंगे भाई? हमें बारी बारी ना रीड ना कराना पड़े, सिर्फ एक बार हमें एक इनिशियल सेल्सियस रीड करा दे, एक फाइनल। मीन्स कि हमारे पास सीक्वेंस कहाँ तक जा रही है? -100 से 100 जा रही है। ठीक है, आपकी सीक्वेंस कहीं तक भी जा सकते हैं, 2 से 2000 तक या जहाँ तक भी जा सकती है। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू मेरी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या है? -100, और फाइनल वैल्यू 100। मीन्स मुझे -100 से शुरुआत करनी है और 100 तक मुझे लेके जाना है। तो उसके बीच में और इन दोनों को इंक्लूड करके सभी सेल्सियस को मुझे फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। ठीक है, तो मैं कैसे करूँगी? लूप वेरिएबल ही मैं ऐसा चूज़ कर लूँगी जो सेल्सियस को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मीन्स उसकी इनिशियल वैल्यू और फाइनल सेल्सियस। इंक्रीमेंट हमें पता है एक का ही होगा, -100 और फिर -99। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है, अगर आप चाहते हो ओड नंबर का, तो आप इंक्रीमेंट 2 का भी कर 3 का कर सकते हो। जैसे -99 से आपने शुरू किया, फिर आप 3 का इंक्रीमेंट कर फिर 2 का इंक्रीमेंट भी कर दोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अगर आप -100 से शुरू करते हो और इवन का करना चाहते हो तो आप 2 का इंक्रीमेंट कर दो तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको जिस अकॉर्डिंग चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम का नेम टेम्परेचर कन्वर्जन दे दिया, इम्प्लिसिट नन, क्योंकि मुझे टेम्परेचर ही कन्वर्ट करना है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू इनिशियल सेल्सियस, फाइनल सेल्सियस और सेल्सियस, यहाँ मैंने इंटीजर लिए हैं। देखो, क्योंकि इनिशियल सेल्सियस और फाइनल सेल्सियस को मैं एज अ पैरामीटर यूज़ करूँगी डू काउंट कंट्रोल लूप में। ठीक है, वो भी किसका? हमारा लूप वेरिएबल का। ठीक है, तो लूप वेरिएबल भी हमारा जो सेल्सियस है वो भी इंटीजर है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, इनिशियल सेल्सियस और फाइनल सेल्सियस मैंने वेरिएबल यूज़ करा, तो मुझे पहले ही डिफ़ाइन करने पड़ेंगे कि मैंने इनकी वैल्यू क्या रखी है। तो डिफ़ाइन करने के लिए आप इनकी वैल्यू सीधा असाइन भी कर सकते हो। इनमें असाइन का मतलब इनिशियलाइज कर सकते हो स्टार्टिंग में ही प्रोग्राम के। जैसे अगर आपको -100 से लेके 100 तक जाना है, तो आप इनिशियल वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर -100 और फाइनल वैल्यू असाइनमेंट ऑपरेटर 100। आप जब डिक्लेयर कर रहे हो इनको,
तो भी आप लिख सकते हो, या फिर आप रीड भी करवा सकते हो। तो ऐसी गलती मत करना कि 100 से आपको अगर -100 पे जाना है और आप इंक्रीमेंट यहाँ 1 का ले रहे हो, तो मतलब 100 फिर 101 फिर 102, तो ये गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगा। क्यों आएगा एरर? क्योंकि नंबर ऑफ आइट्रेशंस हमारी नेगेटिव हो जाएंगी और नेगेटिव नंबर ऑफ आइट्रेशंस होती नहीं है, तो उसी टाइम एरर आ जाएगा। क्योंकि 100 से हम -100 पे कैसे जा सकते हैं? वो तो तब जा सकते हैं ना जब हमारा डिक्रीमेंट हो 1 का, मीन्स -1 लिख दो 1 की जगह, तो हमें यहाँ शो करना पड़ेगा कि हमने 1 नहीं -1 लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम शो नहीं कर रहे हैं। आप 100 से -100 पे जा सकते हो, लेकिन आपको डिक्रीमेंट शो करना है कि आपको -1 लेना है। ठीक है, कंप्यूटर को थोड़ी पता है कि आपने 100 से -100 लिख दिया तो भी आपको सीधा डिक्रीमेंट पे लेके जाना है। आपने कुछ नहीं लिखा तो सपोज कर लो कि वो -1 होगा। ऐसे वो खुद अपने आप सपोज नहीं करेगा। सपोज कब करेगा? जब आप कुछ नहीं लिखते हो इंक्रीमेंट में, तो सिर्फ वो 1 सपोज करता है। ठीक है, आपके पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट सपोज नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले डिफाइन करना है। अगर आप वेरिएबल्स यहाँ यूज़ करते हो, इनिशियल सेल्सियस, फाइनल सेल्सियस, तो मैंने यहाँ खुद रीड करा लिया इनिशियल सेल्सियस, फाइनल सेल्सियस। अगर बाई चांस मेरी सीक्वेंस मैं चेंज करना चाहती हूँ, 2 से 100 करना चाहती हूँ, 3 से 2000 करना चाहती हूँ, या -100 से 100 करना चाहती हूँ, ऐसे मेरी सीक्वेंस अगर है, चेंज कर रही हूँ, तो मैं रीड करवा दूँगी। रीड कराया, फिर मैंने ये प्रिंट करा दिया सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, मीन्स सेल्सियस को अब हम फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं। फिर हमने डू लूप का यूज़ किया। सेल्सियस हमारा इंटीजर वेरिएबल है, ये एक लूप वेरिएबल भी होता है। फिर उसकी इनिशियल वैल्यू, अगर मैं -100 से 100 हमारी सीक्वेंस लूँ, तो उसकी इनिशियल वैल्यू -100 होगी और फाइनल वैल्यू 100 होगी। ठीक है, और फ़ारेनहाइट में जो हम नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करते हैं, 1.8 इंटू रियल सेल्सियस, हमने यहाँ रियल डिक्लेयर किया। सेल्सियस हमारा तो वैसे इंटीजर है, लेकिन अगर आप सिंपल सेल्सियस भी लिख दो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो ये रियल है और ये रियल है, और अगर हम बीच में कोई इंटीजर वेरिएबल यूज़ करते हैं तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली इम्प्लिसिट कन्वर्ट हो जाएगा रियल में। तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप लिख देना। ये फ़ारेनहाइट मैंने चेंज कर लिया। फिर सेल्सियस मैं एग्जैक्ट प्रिंट नहीं करा रही, उसकी वैल्यू प्रिंट करा रही हूँ। देखो मैंने डबल कोट्स में सेल्सियस को नहीं बल्कि एक स्पेस को एनक्लोज किया है। सेल्सियस जैसे प्रिंट होगा, भाई इस सेल्सियस के कॉरस्पॉन्डिंग ये हमारा फ़ारेनहाइट की वैल्यू है, तो उसके बीच में मैंने थोड़ा सा स्पेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो एंड डू, अब हमारा आ गया एंड ऑफ कन्वर्जन। मतलब जब हमारी डू लूप पूरी चल जाएगी, मीन्स कि जितनी भी हमने आइट्रेशंस करनी थी वो आइट्रेशंस जब कंप्लीट हो जाएंगी तो प्रिंट हो जाएगा एंड ऑफ कन्वर्जन, कि हमारा कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसका एंड हो चुका है। फिर हमने प्रोग्राम को एंड कर दिया। ठीक है, तो अब इसके आउटपुट चेक कर लेते हैं। आपकी बुक में तो -100 to 100 दे रखा है, तो इतना मैं आउटपुट नहीं निकाल सकती थी, क्योंकि मैं मोबाइल में यूज़ करती हूँ, तो मोबाइल में इतना मेमोरी होता नहीं है कि वो इतनी कर सके। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 10 वेरिएबल का ही स्टोर कर सकती है, तो इसलिए इतना ज़्यादा आउटपुट नहीं ले सकता फ़ोन। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 5 का यूज़ किया, छोटी सी सीक्वेंस ले ली 1 से लेके 5 तक। तो यहाँ पर देखो मैंने प्रिंट करवाया था ना, टाइप इनिशियल एंड फाइनल सेल्सियस वैल्यूज़, तो इनिशियल वैल्यू में मैंने 1 दिया और फाइनल में मैंने 5 दिया। इंक्रीमेंट उसने कुछ प्रिंट नहीं कराया था, क्योंकि इंक्रीमेंट तो हमें सीधा डू लूप में लिखना ही होता है, तो इंक्रीमेंट हमने लिखा भी नहीं था, तो वो एज्यूम हो जाएगा 1। तो सेल्सियस फ़ारेनहाइट मैंने एज इट इज़ प्रिंट कराए थे, ये 2 वर्ड्स। फिर उसके बाद सेल्सियस की 1 वैल्यू पे इतना हमारा फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर आएगा, 2 पे ये वैल्यू, 3 पे, 4 पे एंड 5 पे। फिर जब मेरी लूप चल जाएगी, मीन्स आइट्रेशंस कंप्लीट हो जाएंगी। कितनी आइट्रेशन होंगी? देखो फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू प्लस इंक्रीमेंट अपॉन में इंक्रीमेंट, तो ये तो कैंसिल हो गया, 5 ही आएगी, तो 5 बार ही आइट्रेशन चली है। देखो ठीक है,
तो उसके बाद हमारा एंड ऑफ कन्वर्जन हमने प्रिंट करने के लिए लिखा हुआ था, तो वो एंड ऑफ कन्वर्जन एज इट इज़ प्रिंट